निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं भान प्रभंगं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह के इस वाक्य से तो आप वाकिफ होंगे ही। देशभक्ति उनके अंदर इस कदर हावी थी कि वो हर पल देश के बारे में सोचते रहते थे। कुछ ऐसा ही जज्बा है हमारी सेना और भारत मां पर मर मिटने वाले हर सैनिक का। 26 जुलाई कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय का दिन है। भारत मां के उन वीर सपूतों को नमन का दिन है जिन्होंने अदम्य साहस और देशभक्ति का उदाहरण पेश किया। आज हम कारगिल युद्ध से जुड़ी सारी यादें ताजा करेंगे। 1999 से लेकर आज 18 साल बीत जाने के बाद भी युद्ध के वो सारे मंजर हमें गर्व से भर देते हैं। साथ ही हमें दुश्मनों से हर कदम सतर्क रहने के लिए सचेत भी करते हैं। तो आइए 1999 के कारगिल युद्ध जीत के जश्न को सुदर्शन न्यूज के संग एक बार फिर मनाते हैं, क्योंकि आज विजय दिवस है और दिन है देशभक्ति के सबसे बड़े त्योहार। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं भान प्रभंगं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब जब 26 जुलाई आएगी तब तब कारगिल युद्ध की विजय हमारे जहन में ताजा होगी और तब तब कारगिल में शहीद हुआ हर एक जवान याद आएगा। उन जवानों की शहादत पर हर भारतीय गर्व कर रहा है, क्योंकि इन्हीं जवानों के दम से हम महफूज हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं। आज हम देश के उन परम वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की। साथ ही हमें यह सबक भी दिया कि आजादी से जीने की पहली शर्त है देश के लिए जान न्यौछावर करने का हम सब में जज्बा होना चाहिए। साल 1999 की मई और जुलाई महीने के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 1947 में आजादी मिलने के बाद से चौथी बार फिर आमने सामने थी। तीन युद्धों में करारी हार झेल चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर दुस्साहस किया था। इस युद्ध को करगिल युद्ध कहा गया। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने भारत की सरहद पार कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। युद्ध होने के बाद तक पाकिस्तान दावा करता रहा कि सभी कश्मीरी आतंकवादी थे, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना ही इस युद्ध में शामिल थी।
इस युद्ध में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए शामिल थे। यह युद्ध पहाड़ों के बीचों बीच हुआ। ये लड़ाई पहाड़ों के बीचों बीच हुई और भारतीय सेना को लड़ने में हालांकि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर जीत भारत की ही हुई। पाकिस्तानी सेना ने द्रास करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की। वास्तव में करगिल युद्ध कश्मीर को हथियाने और भारत को अस्थिर करने के जिहादियों के 20 साल से जारी साजिशों का परिणाम था। कश्मीर के करगिल इलाके में नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करने की साजिश के पीछे तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ का कुटिल दिमाग था। मई में एक स्थानीय चरवाहे से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के पेट्रोलिंग टीम पर हमले ने उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता दिया। शुरू में भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए कम संख्या में अपने सैनिक भेजे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हुए जवाबी हमले और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों के मौजूद होने की खबर के बाद भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी कि असल में ये एक योजनाबद्ध ढंग से और बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी। ये समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल हुए। करगिल युद्ध का एक कारण यह भी था कि इस युद्ध के जरिए पाकिस्तान कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर कब्जा करना चाहता था। इससे पाकिस्तान भारत पर दबाव डालने में सफल रहता। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक और कारगिल में जहां भारतीय थल सेना और वायुसेना पाकिस्तान को लगातार घेरने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी समुद्र के अंदर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी पूरी कर ली थी। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्र के अंदर ऑपरेशन तलवार चलाया, जिसके जरिए भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसैनिकों को घेर लिया। युद्ध के बाद नवाज शरीफ ने भी इस बात को माना कि यदि ये युद्ध शुरू हो जाता तो इसमें पाकिस्तान की निश्चित तौर पे हार होती, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास महज 6 दिनों का गोला बारूद बचा हुआ था। 26 जुलाई 1999 का वो दिन था जब भारत सरकार ने युद्ध जीतने और ऑपरेशन विजय की सफल होने की घोषणा की थी। ऑपरेशन विजय की बरसी उन शहीदों को याद करने का दिन है जिनके बलिदानों की बदौलत हम नापाक दुश्मन को धूल चटा सके। वतन पर हंसते हंसते शहादत देने वाले उन सभी शहीदों को सुदर्शन न्यूज श्रद्धांजलि देता है, जिनकी वजह से आज हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस शौर्य गाथा को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो कहानियां जिस तरीके से हमारे शहीदों ने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर की भारत माता के लिए, वो कहानी आज भी हमारे रोंगटों को खड़ी कर देती है। लेकिन ये शौर्य गाथा इतनी ही नहीं है, आगे भी अपनी सेना की शौर्य गाथा आपको बताएं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब, 18 साल बीत चुके हैं इस शौर्य गाथा को और आज ये भी कहेंगे कि हम बालिग हो रहे हैं इस शौर्य गाथा के में। क्या
आप समझ रहे हैं, आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी की सोच के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक नया इतिहास रचने की कोशिश की, एक नया विश्वास, एक नए रिश्ता को कायम बनाने की कोशिश की, जिसका पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने विश्वासघात किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि नवाज शरीफ को ये पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ पीछे पीछे क्या हरकत कर रहा है। ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था 21 फरवरी 1999 को, और 28 मार्च 99 को मुशर्रफ एक हेलीकॉप्टर में उड़ के 11 किलोमीटर पैदल चल के हिंदुस्तान के टेरिटरी में चुपचाप आया और कारगिल का रेकी किया और चला गया। ये पूरी बदमाशी का जो कुटिल दृष्टि थी, वो थी परवेज मुशर्रफ की, जिसको पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल-बदर का नाम दिया था। जी, पाकिस्तान की तरफ से जरूर हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया अपने शौर्य से। आप बने रहे हमारे साथ सिन्हा साहब, आगे बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से हमारी वायुसेना ने अपने शौर्य और पराक्रम की जो गाथा है वो लिखी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अतहीरण में तब जूझ मरो, अतहीरण में तब जूझ मरो। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, शुभ कर्मन ते कबहू न करो, न करो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं भान प्रभंगं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शुभ कर्मन ते कबहू न करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अब बात करते हैं दुनिया की चुनिंदा वायुसेना में शुमार भारतीय वायुसेना की। कारगिल युद्ध के वक्त 26 मई 1999 की सुबह ही MiG-21, MiG-23 और MiG-27 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठियों के शिविरों, आपूर्ति भंडारों और द्रास, कारगिल और बटालिक के ठीक ऊपर की सप्लाई मार्गों पर ताबड़तोड़ 6 हमले किए। भारतीय वायुसेना के अभियान इतने असरदार रहे कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को दौड़े दौड़े नई दिल्ली आ पहुंचे और उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए भारत से हवाई हमले बंद करने को कहा। दुश्मन के लिए इससे अधिक निराशाजनक स्थिति और क्या हो सकती थी। इस तरह भारतीय वायुसेना ने थल सेना के अभियान को पूरी तरीके से सपोर्ट देते हुए करगिल में नापाक दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। करगिल युद्ध के दौरान भारत 13 जून 1999 को पाकिस्तान पर भारी बमबारी करने की पूरी तैयारी कर चुका था। भारत की वायुसेना के 16 जेट लड़ाकू विमान दुश्मन की धरती पर काफी अंदर तक मार करने के लिए तैयार थे। इनमें ज्यादातर विमान मिग विमान थे। हालांकि भारत के राजनेताओं ने आखिर तक भारत की वायुसेना को ये इजाजत नहीं दी कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तानी इलाके में घुस जाए, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना ने अपनी हवाई सीमा के भीतर रहकर ही पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। भारतीय वायुसेना ने हिमालय के इलाके में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए। वायुसेना के लड़ाकू इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इन हवाई हमलों के फलस्वरूप 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुए। पहला, इससे भारतीय सेना को विजय जल्दी मिली। दूसरा, पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया। और तीसरा, इससे पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोध सीमा उजागर हो गई। पाकिस्तानी विशेषज्ञों के विश्लेषणों से ये बात सामने आई कि सचमुच
जब व्यवहारिक जरूरत पेश हुई तो पाकिस्तानी वायुसेना पाकिस्तानी थल सेना के साथ कोई सहयोग नहीं कर पाई। इससे पाकिस्तान की थल सेना में नाराजगी पैदा हुई। कारगिल युद्ध के दौरान जहां पाकिस्तान के लड़ाकू विमान सिर्फ हवाई गश्त करने के लिए निकलते थे और पाकिस्तान की हवाई सीमा के काफी भीतर ही रहा करते थे, वहीं हवा से हवा में मार करने वाली मारक R-77 PVR मिसाइलों से लैस भारतीय वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान कभी-कभी पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को भी निशाने पर ले लिया करते थे, जिसके कारण पाकिस्तानी विमानों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता था। पाकिस्तानी वायुसेना से कोई खतरा न होने के कारण भारतीय वायुसेना घुसपैठियों के ठिकानों और सप्लाई भंडारों पर अनगिनत विनाशकारी हमले कर पाई। 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमा टकराव के दौरान इस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव हो गया। पाकिस्तान के एक सैन्य विशेषज्ञ की राय है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने यह मान लिया था वो न केवल पाकिस्तानी हवाई सीमा की रक्षा करने में असमर्थ है, बल्कि भारतीय वायुसेना से छोटी सी लड़ाई करने में भी असमर्थ है। उस समय वायुसेना की पश्चिमी कमान के MiG-29 या हवा से हवा में मार करने वाले अन्य लड़ाकू विमान उड़ान भरा करते थे। ये विमान नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय इलाके में चल रही जमीनी लड़ाई के लिए ऊपर हवा में गश्त लगाते थे। इसका उद्देश्य था पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा कोई भी जमीनी हमला करने पर उसका हवा में ही प्रतिरोध करना। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस समय ये सख्त हिदायत दी थी कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा को पार न करे। इसलिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों के साथ कभी भिड़ंत तो नहीं हुई, लेकिन रणनीतिक स्तर पर तत्कालीन भारतीय वायुसेना प्रमुख अनिल टिपड़िस ने अपने साथी लड़ाकू पायलटों को ये इजाजत दे रखी थी कि अगर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उनके साथ हवाई युद्ध करते हैं तो वे उनका पीछा करते हुए नियंत्रण रेखा को भी पार कर सकते हैं। 26 मई 1999 की भोर में ही MiG-21, MiG-23 और MiG-27 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठियों के शिविरों, आपूर्ति भंडारों और द्रास, करगिल तथा बटालिक के ठीक ऊपर स्थित क्षेत्रों के सप्लाई मार्गों पर ताबड़तोड़ 6 हमले किए। श्रीनगर स्थित MiG-21 BIS स्क्वाड्रन को MiG-21M, MiG-23 BN और MiG-27 ML स्क्वाड्रनों का साथ मिला, जबकि MiG-21M और MiG-29 स्क्वाड्रनों को उत्तर की ओर अवंतीपुर में तैनात किया गया था। जहां एक ओर MiG-29 विमानों ने F-16 विमानों को दूर रखा, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना के अन्य विमान जमीनी हमले कर रहे थे। भारतीय वायुसेना ने दिन और रात दोनों में काम करने वाले लेजर गाइडेड बम वर्षकों से लैस मिराज 2000H लड़ाकू विमानों को मोर्चे पर लगाया। 24 जून को 2 मिराज 2000H विमानों ने उत्तरी हल्की पैदल कमान और नियंत्रण बैरकों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना द्वारा युद्ध में लेजर गाइडेड बमों के प्रयोग का यह पहला उदाहरण था। जिस समय भारतीय वायुसेना अपने करतब दिखला रही थी, ठीक उसी समय भारतीय थल सेना अपने भारी भरकम तोपखानों से पाकिस्तानी ठिकानों पर लगातार मार कर रही थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों के चारों ओर दिन रात लगातार बमों की बौछार जारी थी, जिससे उनका मनोबल बिल्कुल ध्वस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के अभियान इतने असरदार थे जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को नई दिल्ली आ गए और उन्होंने भारत से हवाई हमले बंद करने की विनती की। शत्रु पक्ष के लिए अब इससे अधिक निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दरअसल करगिल युद्ध चौथा मौका था जब पाकिस्तान को भारत की तरफ से मुंह की खानी पड़ी। हालांकि किसी भी मोर्चे की बात कर लीजिए, कहीं भी पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक पाया है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के, हिंदुस्तान के पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की थी, उसका भी भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं। बख्शी साहब, 18 साल हो गए हैं विजय दिवस, कैसे आप याद कर रहे हैं? और इसके अलावा हालांकि चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या हमारी नेवी हो, पूरी तरीके से पूरा सहयोग तमाम जवानों का, तीनों जो विंग है उनकी तरफ से इस युद्ध में मिला। जिस तरीके का शौर्य पराक्रम जो है हमारे सेना की तरफ से दिखाया गया, लेकिन वायु सेना की तरफ से खासकर जब थल सेना को सहयोग मिला, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए,
किसी भी देश की वायुसेना जी जब तक अपनी थल सेना के सहयोग में ना आ पाए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ना पूरा कर पाए तो वायुसेना का कोई रिक्वायरमेंट तो कोई उसका अहमियत नहीं रह जाती। जी द वेरी फैक्ट अब हमारी वायुसेना एकदम मौके पे आई और कारगिल युद्ध में उन्होंने करके दिखाया, जैसा कि 71 वॉर में दिखाया था, 65 में दिखाया था। तो ये जो उन्होंने उदाहरण पेश किया, ये उदाहरण बिल्कुल जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जी तहत पूरा हुआ और यही कार्यक्रम है वायुसेना का। जिस लड़ाई में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं होता वो सेना उस देश की हार होती है। जी लड़ाई नहीं जीत सकती पर वायुसेना लड़ाई जितवा सकती है, ये पक्का है जी। और यही आपने देखा इसका नमूना। 1971 के बख्शी साहब आप गवा रहे हैं, कितना उस वक्त में जिस तरीके से वायुसेना की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला कारगिल में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अगर वायुसेना की तरफ से सपोर्ट ना मिले थल सेना को तो वो जो एक कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता है। क्या 1971 की भी तकरीबन यही स्थिति थी? 1971 की बिल्कुल यही स्थिति थी। जब वायुसेना ने आर्मी को सपोर्ट दिया बांग्लादेश में, जैसे आपने देखा पूरा का पूरा जो एयर सुपीरियॉरिटी कायम कर दी एकदम से उन्होंने 3 दिन के अंदर पूरे के पाकिस्तान एयरफोर्स को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद आर्मी का एडवांस करना प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये आर्मी के लिए नहीं, नेवी के लिए भी बात है। जितनी भी देश की नेवी है, जर्मन की नेवी इतनी तगड़ी थी पर क्यों हार गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। जी आप बने रहे हमारे साथ बख्शी साहब, लेकिन ये शौर्य गाथा इतनी लंबी है और इतनी पराक्रम की कहानियों से भरी पड़ी है कि इसको अगर एक एक कर बताया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन ये शौर्य गाथा हम यही नहीं रोकने वाले हैं और भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। 18 डिग्री की खड़ी ढलानों के चलते टाइगर हिल और तोंगलिंग पर चढ़ाई कर पाना भारतीय सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। हालांकि ऐसे में बोफोर्स तोपों ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन पहाड़ी पर कब्जा किए हुए दुश्मनों को उनकी ही बनाए बंकरों में दफन कर देने का काम अभी बाकी था। इसमें से तोलोलिंग की विजय के हीरो रहे कैप्टन विजयंत थापर, जिन्होंने अपने कमांडर के आदेश पर महज 11 घंटे में तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। भारतीय जवानों ने करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर खड़ी चट्टान के जरिए टाइगर हिल फतेह कर ली, जो कारगिल युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ रहा। हालांकि कैप्टन विजयंत थापर शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत की पहाड़ियों पर शान से फहराते तिरंगे के रूप में आज भी जीवित। कैप्टन विजयंत थापर भी करगिल में शहीद होने वाले भारत मां के वीर सपूत थे। तोलोलिंग के बाद इस टुकड़ी को अगला आदेश मिला थ्री पिंपल एंड नॉल को कब्जे में लेने का। तोलोलिंग और टाइगर हिल के बीच किसी सैंडविच की तरह फंसी काले पत्थरों की ऊबड़ खाबड़ भूमि सी पहाड़ी। उनतीस जून की पूर्णिमा की वो रात पाकिस्तान की 6वीं बटालियन चोटी पर 100 mm की गन और मशीन गन लेकर पूरी तैयारी से बैठी थी। कुछ ही देर की मुठभेड़ में कंपनी कमांडर शहीद हो गए। ज्यादातर जवान या तो मर चुके थे या बुरी तरह जख्मी थे और इस निर्णायक घड़ी में विजयंत ने दुश्मन से सीधा सामना किया। ग्रेटर नोएडा में जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उसमें करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ आई थी।
विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर ने भी भारतीय सेना में रहकर 37 साल देश की सेवा की। उस दिन रात को उन्होंने पिछले 17 साल से लगातार सैकड़ों मील की दूरी तय कर वो उस उजड़ी हुई और सुनसान जगह पर जाते हैं जहां उनका बेटा दुश्मनों से लोहा लेते हुए खेत हो। लोग तो रोज मरते हैं पर वो मरकर भी जी जाते हैं क्योंकि वो शहीद कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसीलिए कहते हैं कि लोग तो मरते हैं लेकिन शहीद अमर हो जाते हैं। शौर्य गाथा जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन।